Students, in previous lecture, we have discussed about the number of fundamental vibrational band, पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द बैंड्स। हमने ये देखा था अप्रोक्सीमेटली या फिर प्रोबेबल वैल्यू है किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की, वो किस पोजीशन पे आती है। आज हम इस लेक्चर्स में बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली जैसे कि हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो हुक्स लॉ से जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करती है। जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की। कार्बोनिल ग्रुप की एक तो हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी कोई कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका जब हम स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करती है। इसका मतलब कि कुछ न कुछ फैक्टर है उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो उस कार्बोनिल ग्रुप की उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में जो लेक्चर्स पढ़े थे, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की या पर्टिकुलर बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो उस बॉन्ड की या उस पर्टिकुलर ग्रुप की नेचर पे तो डिपेंड करती ही करती है, साथ में पूरे रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की नेचर पे भी डिपेंड करती है कि रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा है। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल भी किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। तो आज हम इस लेक्चर्स में यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में आता है कि जैसे कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है और उस पर्टिकुलर ग्रुप के नेबरिंग में कोई और अदर फंक्शनल ग्रुप है, तो उस फंक्शनल ग्रुप की नेचर कैसी है, उसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट है या फिर उसका रेजोनेंस इफ़ेक्ट है, तो किस बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर ग्रुप पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, वो उस पर्टिकुलर ग्रुप की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को किस तरह से अफेक्ट करेगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करेगा। तो उसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है वो फर्दर दो टाइप का होता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अब इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड रेजोनेंस इफ़ेक्ट है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट बात करते हैं, सबसे पहले मैंने सिंपल कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, कार्बोनिल ग्रुप ले लिया यहाँ पे, और इस कार्बोनिल ग्रुप है इसके पास सिंपल हाइड्रोजन एटम है फिलहाल। क्लियर है। जब सिंपल हाइड्रोजन एटम हो तो इस कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे वाइब्रेशनल अब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है ये कार्बोनिल ग्रुप, जब यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके नेबरिंग में हाइड्रोजन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना, ये याद रखना पड़ेगा आपको, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह अदर फंक्शनल ग्रुप हो, अदर फंक्शनल ग्रुप कौन से हो, लेट कर लिया हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो, और अल्काइल ग्रुप मैंने सबसे सिंपलेस्ट ले लिया, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन और यहाँ मिथाइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप है वो कैसा है, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की। अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है, यानी कि इसका इफ़ेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफ़ेक्ट है, सिंपली ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, तो यानी कि प्लस आई इफ़ेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप का। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, किसको देगा, इस कार्बन को। ये कार्बन फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कहाँ देगा, इन बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वहाँ आएंगे ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो आपस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, इट मीन्स फोर्स कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स कांस्टेंट के या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी डिक्रीज होगी
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस कार्बोनिल ग्रुप की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में जहाँ पे एक ये अल्काइल ग्रुप आ गया, ये 1750 सा था सिंपल, इससे डिक्रीज होके अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो 1750 नहीं बल्कि कितनी आएगी, 1745 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। क्लियर है। अगर यहाँ पे ये ग्रुप भी रिप्लेस हो जाए, लेट कर लिया यहाँ पे CH3 है और यहाँ फिर से एक अल्काइल ग्रुप मैंने CH3 ही लगा दिया। अब इस केस में तो एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गए। दोनों का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इट मीन्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ पे दोनों ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अप्रोक्सीमेटली चली जाएगी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है और उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के नेबरिंग में कोई ऐसा ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप की बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज तो हम कह सकते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, डिक्रीज, या फिर वेव नंबर को हम क्या कहेंगे कि वेव नंबर है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में हम क्या दिखा रहे हैं, वेव नंबर, तो वेव नंबर है वो डिक्रीज। तो यहाँ से ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप का जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उस पर्टिकुलर ग्रुप की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर में उतना ही ज़्यादा डिक्रीज आएगा। तो स्ट्रोंगर द प्लस आई इफेक्ट, स्मॉलर द वेव नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ इसमें ये तो था प्लस आई इफेक्ट। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हेयर और इसके साथ जो CH2 और एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये सिंपल है हमारा, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है। ठीक है। अब यहाँ इस केस में अगर हम बात करें, हैलोजन है, हैलोजन की कैसे टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। तो हैलोजन का यहाँ पे कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये किससे करेगा, इस कार्बन से, ये कार्बन फर्दर किससे करेगा, इस कार्बन से, ये फर्दर कहाँ से लेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ से बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो रिपल्शन इतनी रहेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज इट मीन्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज इट्स मीन्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं वेव नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप आ गया है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, तो वो क्या करेगा, वेव नंबर को इंक्रीज। तो यहाँ 1715 था, इससे थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हो जाएगी वेव नंबर। ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे एक और इंडक्टिव इफेक्ट विड्रॉ करने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ इस वाले मिथाइल ग्रुप है, इस पे भी क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो अब यहाँ के इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो दोनों ग्रुप ऐसे हो गए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं, यानी कि जिसका इफेक्ट कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, अब क्या होगा एज कंपेयर टू दिस, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है
और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों ग्रुप ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, जिससे ये बॉन्ड लेंथ है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ तो वेव नंबर या फिर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो एज़ कम्पेयर टू दिस अब इसकी और इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। क्लियर है। तो अब हमने एक्सपेक्ट हुक्स लॉ तो एक ही दिखाएगा, सिंपल कार्बन और ऑक्सीजन की, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन वो बॉन्ड साथ में किस नेबरिंग ग्रुप के साथ अटैच है उस पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करिए। साथ वाला ग्रुप है वो कैसा है, वो फोर्स कांस्टेंट को इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ग्रुप का वेव नंबर है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसका जितना ज़्यादा ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट होगा, ग्रेटर द माइनस आई इफेक्ट एंड हाइयर द वेव नंबर। तो प्लस आई इफेक्ट है वो वेव नंबर को डिक्रीज़ करेगा और माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करेगा, वेव नंबर को इंक्रीज करेगा। तो ये तो था इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर हम बात करें रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसके नेबरिंग में कोई ऐसा ग्रुप है जो रेजोनेंस शो कर रहा हो, तब वहाँ पे वेव नंबर में क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि सिंपल एसीटोन का हमने अभी देखा, कितनी आ रही थी सिंपल एसीटोन की, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास इसका बैंड आएगा। अगर यहाँ पे इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप हो जो रेजोनेंस शो कर रहा हो, यानी कि अगर ये कॉन्जुगेशन में हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कोई ग्रुप है, तो अब क्या इफ़ेक्ट आएगा अगर हम इसकी और इसका कंपैरिजन करें। इस ग्रुप के होने की वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। अब कॉन्जुगेशन में होते ही आप ये देखोगे कि जो कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहा है, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, इट्स मीन्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। इसकी वेव नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जहाँ कार्बोनिल ग्रुप है वो कॉन्जुगेशन में हो या फिर किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ हो जहाँ रेजोनेंस शो कर रहा हो, रेजोनेंस इफेक्ट उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अप्रोक्सीमेटली चली जाएगी 1690 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर है वो इतना डिक्रीज हो जाएगा यहाँ से इस वैल्यू तक। इसी तरह अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है वो कॉन्जुगेशन में हो, जैसे कि फिनाइल रिंग के साथ, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये कंसिडर करें, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा नेबरिंग ग्रुप होता है जो दोनों इफेक्ट शो करता हो, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता हो और रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता हो, तो वहाँ पे कौन सा प्रेफर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि इंडक्टिवली भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो, यानी कि दोनों के दोनों इफेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों या तो फोर्स कांस्टेंट को इंक्रीज कर रहे हो या फोर्स कांस्टेंट को डिक्रीज कर रहे हो, फिर तो चाहे आप कोई भी एक इफेक्ट कंसिडर कर लो। लेकिन जहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हो, अपोजिट मतलब जैसे कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बन के साथ जो ये फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज हो जाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज, तो इसका मतलब वेव नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट तो वेव नंबर को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये फिनाइल रिंग है ये रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड से क्या होता है, हायर लेंथ का होता है, या फिर कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो
अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस इफेक्ट ये क्या कर रहा है, CO जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके वेव नंबर को डिक्रीज कर रहा है। तो हम जब दो इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट और दोनों अपोजिटली वर्क कर रहे हो तो कौन सा प्रेफरेंस मानेंगे, वो डिपेंड करता है कहाँ स्ट्रॉन्ग है कौन सा। अब एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट इसका रेजोनेंस इफेक्ट है वो मोर स्ट्रॉन्ग है, तो रेजोनेंस मोर स्ट्रॉन्ग है तो रेजोनेंस है वो प्रेफर होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ ओवरऑल रेजोनेंस की वजह से कार्बोनिल ग्रुप का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे वेव नंबर है वो क्या होगा, वेव नंबर भी डिक्रीज होगा। तो वेव नंबर भी जितना यहाँ डिक्रीज होगा अप्रोक्सीमेटली 1690 या 1693 के आसपास इसकी आएगी। एग्जैक्ट याद नहीं रखना है कि हाँ 1693 है तो 1693 ही होगा, आप 1690 भी लिख सकते हो, 5 to 10 आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि ये ज़्यादा होगा तो ये वाला इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा है बिल्कुल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसकी लेसर होगी। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विच अफेक्ट्स द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। वो इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, वो कोई ग्रुप नेबरिंग ग्रुप है वो इंडक्टिव भी शो करता है और रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। सेकेंड फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हम बात करें एल्कोहल्स की, फिनोल्स की और अमीनो ग्रुप जिसके पास हो, जैसे हो सकता है वो प्राइमरी अमीन्स हो या फिर सेकेंडरी अमीन्स हो या फिर सिंपल अमीन्स की हम बात करें। अमीन्स का जैसे प्राइमरी दिखाएं तो RNH2, सेकेंडरी दिखाएंगे तो R2NH, या फिर अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने से इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में क्या इफेक्ट आएगा। जो नॉर्मल सिंपल प्योर OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड की अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो आती है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। लेकिन जहाँ पे OH बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे ड्यूरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट केस एल्कोहल की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो तो नेक्स्ट एल्कोहल मॉलिक्यूल का जो है यहाँ पे हेयर H और यहाँ पे R, ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन को फिर दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल का ऑक्सीजन जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज एंड है वो दूसरे के पॉजिटिवली चार्ज एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो ये वाला OH बॉन्ड है इसको हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड है इस बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इस OH बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज। बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज तो इस OH का जो वेव नंबर है या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं कोई मॉलिक्यूल्स तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की, जो ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है उस ग्रुप की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर है वो होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर तो ये है कि एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है अपने ही। इंट्रामॉलिक्यूलर होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल अगर कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप हो और नाइट्रो ग्रुप के साथ यहाँ पे कोई OH ग्रुप हो, तो OH ग्रुप नाइट्रोफिनोल्स जो है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस OH बॉन्ड है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल्स है वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी कैरेक्टरिस्टिक्स के भी हो सकते हैं। तो अल्कोहल के साथ शो करता है, अल्कोहल वाटर के साथ भी शो
करता है, तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहे इंटरमॉलिक्यूलर हो या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हो, दोनों केसेस में जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, जैसे इस केस में OH शो कर रहा है, तो OH की बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो इन एक्चुअल से अप्रोक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वेव नंबर को क्या करेगी, डिक्रीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहला पॉइंट है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस केस में वेव नंबर में उतना ही ज़्यादा डिक्रीज आएगा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब OH बॉन्ड में उतनी ही बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आएगा वो उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं हो रही है तो वहाँ OH का जो बैंड आएगा वो ब्रॉड आएगा, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में जो बैंड आएगा वो शार्प आएगा। अब इसका क्या मतलब है, ब्रॉड बैंड और शार्प बैंड? अब जैसे मैंने कहा कि 3600 के आसपास आनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फ्रीक्वेंसी है वो, जैसे ये 3600 है वेव नंबर, जो 3600 से थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, लेट कर लिया, जैसे यहाँ आएगा 3600 से डिक्रीज हो जाएगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल जैसे इसको अट्रैक्ट किए करेगा, तो जो OH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज आ रहा है। बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज आ रहा है यानी कि जरूरी नहीं है हर जगह सेम इंक्रीज आएगा, वो डिपेंड करेगा, जैसे ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है, थोड़ा बहुत 1 या 2 सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर में डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर में हमें क्या दिखेगी, जैसे 3600 से लेस 3400, कोई पीक 3401 पे दिख रही है, कोई 3401.5 पे दिख रही है, कोई 3400 से, इस तरह से हमें जो आएगा एक तरह से पीक है वो कैसे दिखेगी, ब्रॉड पीक दिखेगी, शार्प पीक ना दिख के, क्योंकि वेरी करेगी OH की बॉन्ड लेंथ है वो, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, वेरिएशंस होगी बॉन्ड लेंथ के इंक्रीमेंट में। लेकिन जहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर है वहाँ तो फिक्स है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है वो इसी को ही अट्रैक्ट करेगा, एक ही चेंज आएगा यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर में, तो इस वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर में जो बैंड आएगा वो शार्प आएगा। तो जहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा रीड कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रीड कर रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जैसे कि OH का कोई पीक आ रही है 3600 से लेसर लेसर वेव नंबर पे, जैसे 3500 से 3400 के बीच में अगर कोई आ रही है, अगर ब्रॉड पीक आ रही है तो हम कहेंगे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें OH बॉन्ड है और वो कैसे है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। अगर शार्प पीक आ रही है तो हम कहेंगे कैसा हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी मींस जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल की बात करें या जिस भी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। कंसंट्रेशन पे यानी कि अगर हम बात करें किसी सैंपल की, सैंपल में जितने ज़्यादा अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ अल्कोहल्स का अगर जनरल केस डिस्कस करें, अल्कोहल्स के जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो उनके उतने ही चांस होंगे कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, आते ही वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही OH के उसमें बैंड में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। जबकि सॉल्यूशन है अगर डाइल्यूट होगा तो वहाँ पे कम अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, कम होंगे तो कम प्रोबेबिलिटी होगी उनके एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की, कम प्रोबेबिलिटी होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेसर होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेसर होगी तो वहाँ पे जो डिक्रीज है वेव नंबर में वो कम आएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसमें अब्जॉर्प्शन बैंड
बैंड है वो कितना इंटेंस आ रहा है, कितना वीक आ रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे, तो वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर के केस में कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जितना डिक्रीज आएगा उतना आएगा ही, चाहे आप सॉल्यूशन डाइल्यूट ले लो, चाहे आप कंसनट्रेटेड ले लो, क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, तो एक मॉलिक्यूल अगर वहाँ पे होगा तो भी उतना ही डिक्रीज आएगा। तो अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं हो रही है मॉलिक्यूल में तो वो सैंपल पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर के केस में कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा। फोर्थ पॉइंट है कि जो डिक्रीज आएगा यानी कि इफेक्ट, जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, वेव नंबर को डिक्रीज कर रहा है, तो ज़्यादा इफेक्ट है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में आएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में इतना डिक्रीज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इफेक्टिवली होती है, यहाँ OH अच्छे से प्रॉपर इंटरेक्शन में आके और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो OH बॉन्ड है उसकी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगी, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन है, जहाँ ग्रुप है वहीं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी है डिक्रीज होने की वो उतना ही होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो डिक्रीज आएगा वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू इंट्रा, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मोर प्रोनाउंस्ड है एज़ कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि अल्कोहल्स और फिनोल्स की बात करें, अल्कोहल और फिनोल अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट है, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कम चांसेस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कम चांसेस है यानी कि फ्री फॉर्म में है। फ्री फॉर्म में OH का बैंड है वो 3600 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पे शो होगा। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन हमारा कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फ्रीक्वेंसी में इतना डिक्रीज आएगा 3200 से 3400 के आसपास। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमेशा एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है। ऐसे डाइमर एग्जिस्ट करता है तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल वाला वो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है दूसरे कार्बोक्सिल के OH के साथ, तो इसका जो है वो दूसरे के इस वाले के OH के साथ, तो इस तरह से एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है। तो अब आप यहाँ देखो, अगर सिर्फ हम इसकी बात करें, ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये इसको अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, तो ये बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, ये बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। अब कार्बोनिल की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज, सी वेव नंबर डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होते क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, साथ के साथ OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी डिक्रीज आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिंपल हमने CO स्ट्रेचिंग है वो कितनी पढ़ी थी, नॉर्मल CO स्ट्रेचिंग है, CO स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी आती है 1750 सेंटीमीटर। जैसे हमने सिंपल CH जहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए थे 1750 थी, लेकिन इस केस में कितने डिक्रीज हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अप्रोक्सीमेटली 1700 तक चली जाएगी, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स आएगी यहाँ डाइमर कार्बोक्सिलिक केस में। OH के केस में हमने फ्री OH था जहाँ पे, वहाँ पे कितनी होती है, हमने अभी देखा कि 3650 या 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो फ्रीक्वेंसी में जो डिक्रीज आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ डिक्रीज है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 तक चला जाएगा, 3000 सेंटीमीटर तक, तो हो सकता है 3100 हो, 3200, 3300। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बैंड कैसा आएगा, ब्रॉड बैंड आएगा OH का कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करें अमीन्स की, अमीन्स के केस में जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, एज कम्पेयर टू OH अगर हम NH को देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा जितनी OH के केस में करता है। तो यहाँ अमीन्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होगी तो सही, बट वीक हाइड्रोजन
बॉन्डिंग होगी एज कम्पेयर टू OH। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो NH की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसमें डिक्रीज आएगा, वो थोड़ा कम आएगा। जब NH बॉन्ड है वो फ्री फॉर्म में होता है, वो OH से थोड़ा लेसर होता है। जैसे OH की सबसे ज़्यादा होती है 3600 से 3650, इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 3500, 3400 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। लेकिन जहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसमें डिक्रीज आएगा। जब फ्री ना हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो, उस केस में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डिक्रीज आएगा वो 3200 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। बस इतना ही डिक्रीज आएगा यहाँ इस केस में, जो कि बहुत लेसर है एज कम्पेयर टू OH। OH बॉन्ड में जो डिक्रीज आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था, एल्कोहल हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो। NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सही बट वीक है, जिसकी वजह से डिक्रीज जो होगा वो 100 सेंटीमीटर इनवर्स का ही होगा। आप देख रहे हो, इससे ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। थर्ड फैक्टर है वाइब्रेशनल कपलिंग। अब वाइब्रेशनल कपलिंग क्या होती है और किन फंक्शनल ग्रुप में होती है? वाइब्रेशनल कपलिंग उन फंक्शनल ग्रुप में होती है जहाँ कोई ऐसे ग्रुप हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिमिलर एटम है, वो किसी एक सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड हो। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किसी सेंट्रल एटम कार्बन के साथ अटैच्ड हो। ये कार्बन फर्दर किसी भी अदर हाइड्रोजन से भी अटैच हो सकते हैं या अदर कोई भी ग्रुप है उसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो इस केसेस में क्या होगा, अगर हम सिंपल CH की बात करें, सिंपल CH स्ट्रेचिंग है, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो 2900 के आसपास होती है, 2900 सेंटीमीटर इनवर्स, जो फ्री CH स्ट्रेचिंग होती है। लेकिन जहाँ पे एक ही तरह के बॉन्ड है वो किसी सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड हो, तो उस एक की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे के साथ मैकेनिकली कपल करती है। मैकेनिकली कपल करती है, जैसे कि सिंपल CH, ये प्रीवियस में भी हम कर चुके हैं, ईजिली समझ सकते हो। जैसे सिंपल CH है तो क्या करेगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सिर्फ स्ट्रेचिंग में हो सकती है, वो या तो एक्सटेंड करे या फिर कंपेंसेशन हो, यहाँ पे या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहाँ पे किसी सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड हो तो स्ट्रेचिंग भी क्या करती है, कपल। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये दूसरे के साथ सिमेट्रिकली एक्सटेंड हो रहा है या दूसरे के साथ एसिमेट्रिकली, यानी कि एक में इंक्रीज आ रहा हो दूसरे में डिक्रीज, या फिर दोनों में इंक्रीज या फिर दोनों में डिक्रीज। तो इस तरह की मैकेनिकल कपलिंग को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल कपलिंग। नॉर्मल CH है वो एक ही बैंड शो कर रहा था, लेकिन जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप इस तरह से हो तो उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी वो सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक। तो यहाँ पे दो वाइब्रेशन, एक की वाइब्रेशन है वो दूसरे के साथ कपल्ड हो गई है, वो कपल सिमेट्रिकल वे में होगी या फिर एसिमेट्रिकल वे में होगी। तो इस तरह से CH है, इसने क्या किया, वाइब्रेशनल कपलिंग ने CH की इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी थी, उसको अफेक्ट कर दिया। अब जो दो है, एक है सिमेट्रिक CH स्ट्रेचिंग और दूसरी है एसिमेट्रिक CH स्ट्रेचिंग। अब मैंने पहले भी बताया था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी की होगी, एसिमेट्रिक वाली। तो एसिमेट्रिक वाली होगी वो तो नॉर्मल से हायर चली जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 2950 या 2960 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्व करेगा। और जो सिमेट्रिक वाला है वो क्या हो जाएगा, उसकी आएगी कम पे, दैट इज 2850 सेंटीमीटर इनवर्स पे। इस तरह से जहाँ पे CH आइसोलेटेड फॉर्म में था तो एक ही वाइब्रेशनल बैंड शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो किसी ग्रुप के साथ प्रेजेंट हुआ, CH2 ग्रुप है, CH2 में जिसके पास सिंपल दो CH बॉन्ड हो, CH बॉन्ड आइसोलेट एक ही कर रहा था, लेकिन CH2 ग्रुप में CH है वो क्या होगी, दूसरे CH के साथ मैकेनिकली कपल कर गया। मैकेनिकली कपल करने के बाद दो बैंड आएंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ होगी दोनों की अब्जॉर्प्शन बैंड की। क्यों, क्योंकि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो इंटरेक्ट कर गई है इसके साथ, वो सिमेट्रिक करेगी या फिर एसिमेट्रिकल करेगी, उसी बेस पे एसिमेट्रिकल में हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वेव नंबर की अब्जॉर्प्शन होता है और सिमेट्रिकल में लेसर का
तो CH जब आइसोलेटेड ना हो के इस तरह के ग्रुप में हो तो वहाँ पे क्या आएंगे, 2 अब्जॉर्प्शन बैंड आएंगे। क्लियर है? तो ये 3 फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड वाइब्रेशनल कपलिंग, जो किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की अब्जॉर्प्शन पोजीशन को या अब्जॉर्प्शन या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, उसकी फिक्स्ड या फिर अप्रोक्सीमेटली या प्रोबेबल वो किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। हर केस हम कार्बोनिल का देखेंगे, हम कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, CH बॉन्ड है वो कैसा है, sp2 है या फिर sp3 है या फिर sp हाइब्रिडाइज है। तो हर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की हम प्रोबेबल वैल्यू है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।